सो बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने प्रेडेशन की बात की थी पॉपुलेशन इंटरैक्शन के अंदर, जिसमें हमने कहा था कि प्रेडेटर्स जो हैं वो एक तरह से इकोलॉजिकल सिस्टम को बेनिफिट दे रहे हैं बाय कंट्रोलिंग प्रे एंड रिड्यूसिंग इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। तो बच्चे जिसकी वजह से हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्रेडेटर है, वो कंट्रोल कर रहा है प्रे को बाय अटैकिंग देम एंड फीडिंग ऑन देम। बट बच्चे प्रे ने भी अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशंस जो है वो कर रखी है ताकि प्रीडेटर जो है एक्सेसिबली उस पर फीड ना करे और एक्सेसिबली उसे खत्म ना कर दे। ठीक है, सो बच्चे अब बात करेंगे म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म हमने बात की थी कि ये वो एस्पेक्ट है पॉपुलेशन इंटरैक्शन का जिसमें दोनों स्पीशीज जो म्यूचुअलिज्म शो कर रही है उनको पॉजिटिव इफेक्ट होगा, यानी कि दोनों स्पीशीज बेनिफिट होंगी। तो बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड, बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड, दोनों को बेनिफिट होगा, नुकसान किसी को नहीं। ये ऐसे इंटरैक्शन शो करते हैं जिसकी वजह से किसी को भी नुकसान फेस करना नहीं पड़ेगा, जैसे कि लाइकेंस के केस में। लाइकेंस के केस में एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, ठीक है, जिसमें से एल्गल कंपोनेंट जो है वो फूड सिंथेसिस करता है एंड फंजाई कंपोनेंट जो है वो प्रोटेक्शन देता है टू एल्गी। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास पहली एग्जांपल, और इसी से जुड़ा हुआ एक और एसोसिएशन है वो है माइकोराइजा। Mycorrhiza is an association of fungi and large plants like Pinus. ठीक है, माइकोराइजा के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने अभी लास्ट चैप्टर में ही इनफैक्ट दिस माइक्रोबियल बेनिफिट वाले चैप्टर में जिसमें हम माइक्रोब के बेनिफिट्स डील किए थे, वहीं पे हमने माइकोराइजा की बात की थी कि किस तरीके से ये एक तरह से बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं फंजाई लार्ज प्लांट्स के लिए। तो बच्चे ये हमारे पास दो कंपोनेंट है जो म्यूचुअलिज्म शो करते हैं बहुत ही इफेक्टिवली। ठीक है, तो बच्चे एक चीज जो हम नॉर्मली कंसीडर नहीं करते बट एग्जिस्ट करती है, दैट इज फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स। फ्लावर्स जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का हिस्सा है और इंसेक्ट्स, तो ये दोनों भी एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। और जहां पे फ्लावर जो है वो इंसेक्ट को दे रहा है नेक्टर, इंसेक्ट को नेक्टर मिल रहा है, ठीक है, और बच्चे बदले में इंसेक्ट जो है फ्लावर को प्रोवाइड कर रहा है पॉलिनेशन सोर्स, मतलब एक दूसरे को बेनिफिट कर रहा है, यानी कि इंसेक्ट फ्लावर के नेक्टर पे फीड करता है और इनफैक्ट हनी बी, इनफैक्ट हनी बी के बारे में बात करें तो नेक्टर लेके जाके हनी सिंथेसिस करती है। ठीक है, और बदले में इंसेक्ट उन्हें फीस पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से उनका इंटरैक्शन जो है वो पूरा होता है, यानी कि एक दूसरे को सिम्बायोटिकली ये बेनिफिट कर रहे हैं, जिसको म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चे म्यूचुअलिज्म में अगेन दोनों बेनिफिट होंगे और रिलेशनशिप ऐसा होगा कि किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा। अब बच्चे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो है एक ऑर्गेनिज्म के हैबिट से रिलेटेड जो कि रिप्रोडक्टिवली जुड़ी है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कुछ ट्रीज के बारे में और उनसे एसोसिएटेड वास्ट स्पीशी के बारे में। ठीक है, तो बच्चे फिग ट्री एंड वास्ट, तो बच्चे यहाँ पे भी पॉलिनेशन वाला एस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पे वास्ट को बेनिफिट नेक्टर के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये किसी और फॉर्म में मिलेगा। तो फिग ट्री का क्या है, हमारे पास हाइपेंथोडियम है। ठीक है, ये फ्लावर सॉर्ट ऑफ उसका अरेंजमेंट जिसमें
हमारे पास स्टेराइल और फर्टाइल मेल पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, अब बच्चे फिग प्लांट में इस तरीके से अलग अलग मेल पार्ट्स है। ठीक है, अब होगा क्या, मेल पार्ट्स जो है वो अलग तरह के होते, एक शेप ऐसा होगा और एक शेप ये। ठीक है, तो बच्चे जिसका शेप इस तरीके से है ये आ गया हमारे पास फर्टाइल मेल पार्ट, यानी कि ये पोलन बनाएगा। लेकिन जिसकी शेप इस तरीके से है, डिप्रेशन है, ठीक है, ये आएगा स्टेराइल मेल पार्ट। ठीक है, अब बच्चे क्या है, फिग ट्री के हाइपेरिथोडियम में जब वैस विजिट करता है तो वैस जो है वो ले करेगा यहाँ पे एग, लेकिन एग वहीं पे ले करेगा जो स्टेराइल पार्ट होगा, क्योंकि फर्टाइल पार्ट में स्पेस नहीं है, वो होल्ड नहीं कर पाएगा एग्स को। तो इस तरीके से डिप्रेशन बन रहा है ना, तो यहाँ पे एग्स ले किए जाते हैं। तो वैस जो है वो यहाँ पे एग ले करता है, और एग ले करने के बाद जब यहाँ से इस एग से लार्वा बनते हैं तो इस स्टेराइल मेल पार्ट को वो खा जाते हैं। तो इससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये मेल पार्ट्स जो है ना बेटा, मेल पार्ट्स जो है वो स्टेराइल है, वो कुछ भी फंक्शनल एक्टिविटी नहीं करने वाले हैं। तो वैस के लार्वा जो है वो इसमें फीड कर लेते हैं। तो साथ ही साथ में जब वैस इन स्टेराइल मेल पार्ट्स तक विजिट कर रहा होता है तो वो कुछ फर्टाइल मेल पार्ट्स के कांटेक्ट में भी आता है, और जब वो कांटेक्ट में आता है तो वो पोलन ग्रेन्स कैरी करता हुआ दूसरे प्लांट और दूसरे फिग प्लांट तक ले जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से पोलन ट्रांसफर हो जाता है। तो बच्चे इस तरीके से हमारे पास दोनों को बेनिफिट मिल जाता है। तो वैस विजिट्स प्लांट टू ले eggs over sterile मेल पार्ट, यानी कि स्टेमन पे। ठीक है, विच इज फर्दर एडिबल फॉर वैस्प लार्वा। ठीक है, जिसकी वजह से वो लार्वा जो है उस स्टेराइल पार्ट पे फीड करके ग्रो करते हैं। ठीक है, फर्दर ड्यूरिंग वैस्प विजिट, वैस्प की विजिट के दौरान वैस्प कैरीज पोलन फ्रॉम फर्टाइल पार्ट्स टू। तो फर्टाइल पार्ट से पोलन कैरी कर लेता है और उसे ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, यानी कि वैस्प का काम यहाँ पे आ गया पॉलिनेशन का। तो पॉलिनेशन जो है उसे पूरा कर रहा है। तो मतलब ओवी पोजीशन के लिए वैस्प ने क्या यूज किया, स्टेराइल मेल पार्ट, ओवी पोजीशन यानी कि एग्स को ले करने के लिए। तो बच्चे उन्होंने फिग इन्फ्लोरोसेंस को यूज किया फॉर ओवी पोजीशन और उसके स्टेराइल पार्ट को, और अल्टीमेटली ये स्टेराइल पार्ट कोई बेनिफिट का भी नहीं था, इसलिए लार्वा ने फीड भी किया और लार्वा ने फीड करते हुए वो ग्रो भी करे, और बदले में वैस्प ने इस इन्फ्लोरोसेंस को हेल्प किया बाय पॉलिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास म्यूचुअल इंटरैक्शन पूरा हुआ। ठीक है, तो बच्चे अब हमारे पास क्या है, ऐसे तो हमने बात करी म्यूचुअलिज्म की, यानी कि कोई एक स्पीशी बेनिफिट दे रही है तो बदले में उसे कोई ना कोई रिवॉर्ड दिया जा रहा है ना। जैसे इसमें फिग हाइपेरिथोडियम ने और इन्फ्लोरोसेंस ने लार्वा को फीड किया, एग ले करने की जगह दी, बदले में वैस्प ने उसको पॉलिनेशन का गिफ्ट दिया, है ना। तो बच्चे अब हमारे पास ऐसी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको रिवॉर्ड बदले में हर बार नहीं मिलता। तो म्यूचुअलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बेनिफिट तो जरूर देने की कोशिश करते हैं, बट वो पूरी तरह बेनिफिट नहीं मिल पाता। ठीक है, तो बच्चे एक एग्जाम्पल उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में भी डील करेंगे। तो बच्चे उसमें क्या है
ऑर्गेनिज्म आता है, ऑर्गेनिज्म को विजिट करवाया जाता है प्लांट की तरफ, लेकिन बच्चे वो प्लांट जो है उसे फर्दर कोई बेनिफिट नहीं देता, एक तरह से स्यूडो बेनिफिट देता है, ठीक है, स्यूडो बेनिफिट देता है, बट उसे कोई ओवरऑल देखा जाए कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट वो नहीं मिलता, ठीक है। अब कुछ ऑर्चिड्स के बारे में बात करेंगे इस एग्जाम्पल को फुलफिल करने के लिए बेटा। सो बच्चे जैसे मैंने कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है, तो बच्चे लेकिन हर किसी को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, यानी कि पॉलिनेशन करवा दी जाएगी इस तरीके से, जैसे घास ने पॉलिनेशन करवाया तो पॉलिनेशन करवा दी जाएगी, ठीक है, बट उसे कोई प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे ऐसे ही बेनिफिट के बारे में बात करते हैं म्यूचुअलिज्म में, जिसमें कंप्लीट बेनिफिट ना मिलकर एक स्यूडो बेनिफिट सा मिल रहा है एक ऑर्गेनिज्म को, जिसमें हम बात करेंगे ओफायरस की। ओफायरस एक मेडिटेरेनियन ऑर्चिड है, ठीक है। इस ऑर्किड के अकॉर्डिंग क्या है, इसका शेप स्ट्रक्चर साइज जो है वो एक पर्टिकुलर बी से मिलता है, ठीक है। तो बच्चे एक पर्टिकुलर बी से मिलता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है ना, इट रिजेंबल्स अ फीमेल ऑफ अ स्पीशी ऑफ बी, एक बी स्पीशी की फीमेल की तरह रिजेंबल करता है, बिल्कुल कलर स्ट्रक्चर साइज शेप बिल्कुल सेम रहेगा। तो बच्चे कॉपुलेटरी पीरियड के दौरान और ब्रीडिंग पीरियड के दौरान मेल बी जो है, इस वजह से सो मेल बी विजिट्स ओफायरस एंड pseudo copulates। तो बच्चे इसमें इस वजह से क्या होता है, जब स्ट्रक्चर फीमेल बी से रिप्रेजेंट कर रही, फीमेल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल बी के साथ रिजेंबल करता है, तो उसकी वजह से मेल जो है वो ओफायरस के पास विजिट करता है फॉर स्यूडो पॉपुलेशन, स्यूडो पॉपुलेशन और फॉल्स पॉपुलेशन, जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर आउटपुट नहीं आएगा, ऑफस्प्रिंग नहीं आएगा। बीइंग अ फ्लावर, ठीक है, वो स्ट्रक्चर को रिजेंबल कर रहा है, ठीक है, तो फ्लावर स्ट्रक्चर जो है वो फीमेल बी को रिजेंबल कर रहा है, तो मेल बी ने स्यूडो पॉपुलेट तो कर लिया, लेकिन ऑफस्प्रिंग तो जर्मिनेट नहीं होगा, पर बदले में एंड इन टर्न इट कैरीज पोलन अलोंग, वो अपने साथ पोलन कैरी कर लेगा, ठीक है, और जब वो दूसरे फ्लावर पे विजिट करेगा और अल्टीमेटली वहां पे वो पोलन डस्ट करेगा और पॉलिनेशन जो है वो पूरा हो जाएगा, पॉलिनेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। मतलब ऑर्गेनिज्म ने स्यूडो कॉपुलेट किया, ठीक है, तो कंप्लीट बेनिफिट नहीं मिला, कोई ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन नहीं हुई है, बल्कि पॉलिनेशन जो है वो पूरा हो गया, पॉलिनेशन का प्रोसेस पूरा हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म को स्यूडो पॉपुलेशन करने को मिल गया और अल्टीमेटली पॉलिनेशन भी पूरा हो गया। तो ये है बच्चे म्यूचुअलिज्म की लास्ट एग्जांपल, ठीक है, तो यहां से म्यूचुअलिज्म हुआ कंप्लीट। सो बच्चे अब थर्ड है कंपटीशन। सो कंपटीशन जो है ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें दोनों स्पीशी जो है उन्हें हार्म होगा, दोनों स्पीशी को हार्म होगा, नाइदर ऑफ द स्पीशी गेट्स बेनिफिटेड, किसी को भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा नुकसान जो है वो दोनों को झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे इस कंपटीशन के केस में बात करें तो डार्विन ने भी कंपटीशन के बारे में प्रूफ किए हैं, उन्होंने कहा है कि कंपटीशन जो है वो एग्जिस्ट करता है और इस कंपटीशन को वही जीत सकता है जो कि फिट हो, ठीक है, तो फिटेस्ट वन विल सर्वाइव, जिसमें एक एग्जांपल पहले मैं कोट करूंगी जो कि हमारे पास साउथ अमेरिकन लेक से
जुड़ी हुई एग्जाम्पल है फ्लेमिंगो से जुड़ी हुई। इन साउथ अमेरिकन लेक्स हमारे पास दो स्पीशी है जो एक पर्टिकुलर जू प्लैंक्टन के लिए लड़ती है, यानी कि फ्लेमिंगोस और वहां पे लेक्स में रहने वाली फिशेस। ठीक है, तो फ्लेमिंगोस एंड रेजिडेंट फिशेस compete फॉर फूड, यानी कि जू प्लैंक्टन्स वो फूड के लिए लड़ती है। इनमें से अगर एक भी स्पीशी यानी कि फ्लेमिंगो की या फिर फिशेस की स्पीशी अगर गायब हो जाती है तो फूड जो है यानी कि जू प्लैंक्टन्स जो है वो एक को सफिशिएंटली अवेलेबल होगी। ठीक है, इसका मतलब हमेशा ये नहीं है, ये चीज हमेशा ये रिप्रेजेंट नहीं करती कि जू प्लैंक्टन्स कम है यानी कि फूड कम है। एक एरिया में फूड रिसोर्स कम हो सकता है, ठीक है, जू प्लैंक्टन भी कम हो सकते हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है कि कंपटीशन बढ़ रहा है एक एरिया, बट इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट। कई बार ऐसा होता है कि अगर एक स्पीशी जो है वो ज्यादा एक्टिव हो एज कंपेयर टू सेकेंड स्पीशी, जिसकी वजह से एक स्पीशी को ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, वो ज्यादा सोर्स एक्वायर कर लेती है, लेकिन पूरी तरह नहीं, पूरा बेनिफिट एक्वायर नहीं कर सकती क्योंकि दोनों को नुकसान होता है इससे, 100% किसी को नहीं मिलेगा। तो फ्लेमिंगोस और रेजिडेंट फिशेस में फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है वो भी नेसेसरी है, बट दूसरा इनमें से कोई एक अगर हमारे पास बहुत ही हाइपर एक्टिव है और उसकी इनर टेंडेंसी फूड को एक्वायर करने की ज्यादा है, तो बच्चे वो ऑर्गेनिज्म जो है वो फिट माना जाएगा और फूड और स्पेस जल्दी एक्वायर करेगा, फूड और रिसोर्स जल्दी एक्वायर करेगा। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास इसमें क्या हुआ, इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए तो बच्चे हमारे पास एक स्पीशी हमेशा लो रहती है इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्टिविटी, क्योंकि अगर हमारे पास ज़ूप्लैंक्टन जो है वो कम है, ठीक है, ज़ूप्लैंक्टन जो है वो कम भी है, तो उन कम ज़ूप्लैंक्टन को भी किसने एफिशिएंटली एक्वायर किया, वो भी तो उनकी इनर टेंडेंसी की वजह से है ना, वो भी उनकी इनर टेंडेंसी को शो कर रहा है ना, चाहे फूड की अवेलेबिलिटी कम ही क्यों ना हो, स्पेस की अवेलेबिलिटी कम ही क्यों ना हो, लेकिन उस कम अवेलेबल एस्पेक्ट को अच्छे से एक्वायर करना वो एक फिट ऑर्गेनिज्म में ही कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, सो इसीलिए कंपटीशन जो है इस मेजर in terms of intrinsic rate यानी कि उनकी इंटरनल अवेलेबिलिटी, उनकी इंटरनल टेंडेंसी, ठीक है, इंटरनल टेंडेंसी जो कि उनकी इनर बॉडी की टेंडेंसी है, ठीक है, जिसको आप फिटनेस कहते हो, तो इन टर्म ऑफ इंट्रिंसिक रेट दैट इज रिप्रेजेंटेड एज आर, तो आर से रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक रेट, एंड इट इज ऑलवेज हायर इन केस ऑफ वन स्पीशी, किसी एक स्पीशी में ये हमेशा ज्यादा होगी जो कंपटीशन में, मतलब इन दोनों केसेस में भी अगर हम देखें फ्लेमिंगोस और रेजिडेंट फिशेस में से कोई एक हमेशा फिट होगा और एक्टिव होगा जो जू प्लैंक्टन्स को अच्छे से एक्वायर कर पाएगा, जिसकी वजह से जो एफिशिएंटली एक्वायर कर पाया उसका इंट्रिंसिक रेट ज्यादा काउंट होता है और वो फिट काउंट होगा, वो फिट की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल है गैलापागोस आइलैंड से, जिसमें हमारे पास टॉर्टाइज देखे गए थे, अबिंगडन टॉर्टाइज। तो बच्चे इन गैलापागोस आइलैंड गैलापागोस क्योंकि इसमें लार्ज टॉर्टाइज मिले थे इसीलिए गैलापागोस नाम दिया गया, तो अबिंगडन टॉर्टाइज, अबिंगडन टॉर्टाइज जो है उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो टाइम के साथ कम हो गई, वो एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि इन आइलैंड्स में कुछ बोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो अबिंगडन टॉर्टाइज गॉट एक्सटिंक्ट
आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ गोट्स। तो गोट्स जो है उनकी फीडिंग अवेलेबिलिटी ज्यादा है, वो ग्रास और अदर हर्ब्स पे जल्दी फीड कर पाते थे, उनकी फीडिंग टेंडेंसी ज्यादा होने की वजह से इन एबिंडेंट टॉर्टाइज को फूड प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से बच्चे हमारे पास ये जो अबिंगन टॉर्टाइज है वो टाइम के साथ एक्सटिंक्ट हो गए। सो ड्यू टू इंक्रीज्ड और हाई एफिशिएंसी, हाई ग्रेजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट्स, तो वो आसपास के एरियाज में, वाटर के आसपास के एरियाज को भी इजीली ग्रेज कर लेते थे। ठीक है, तो ये जस्टिफाई कर रहा है कि इंट्रिंसिक रेट जिसका ज्यादा होगा वो ही अल्टीमेटली बेनिफिट ले जाएगा। ठीक है, तो बच्चे स्पेशली अगर हम बात करें, अगर इनमें से जैसे किसी पर्टिकुलर एक स्पीशी के केस में अगर हम बात करें तो वो स्पीशी खत्म हो जाती है तो कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा। अगर रेजिडेंट फिशेस की बात करें, यहाँ पे फिशेस सारी खत्म हो गई तो फ्लेमिंगोज के लिए कंपटीशन कम हो जाएगा। अगर कोई सुपीरियर स्पीशी है जो डोमिनेट कर रही है कंपटीशन में, जो ज्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश कर रही है, तो बच्चे अगर वो स्पीशी खत्म हो जाती है तो वीकर वन जो है उसको ग्रो करने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, वो अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड करेगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशनल रेट जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ऐसी भी हमारे पास एग्जांपल है जिसमें देखा गया है कि कोई एक स्पीशी और एक कंपटीशन खत्म हो जाने की वजह से हमारे पास दूसरी स्पीशी ने वहां पे डोमिनेट कर लिया। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास कुछ बार्निकल्स की एग्जांपल है। ठीक है, उन बार्निकल्स की एग्जांपल की हेल्प से हम ये पॉइंट समझेंगे कि किस तरीके से जब एक स्पीशी हटी तो दूसरी स्पीशी ने डोमिनेट कर लिया, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और स्पेस जो है उसके लिए कंपटीशन, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो खत्म होगा। ठीक है, सो बच्चे थर्ड पॉइंट यानी कि अब थर्ड एस्पेक्ट ये है कि अगर इफ डोमिनेटिंग स्पीशी इन कंपटीशन is removed, तो अदर स्पीशी जो है, अदर स्पीशी ग्रोस ड्रास्टिकली, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रही हूँ, वो है जैसे मैंने कहा बार्निकल्स का। ठीक है, तो दो तरह के बार्निकल्स है, वन है, एक है बेलेनस और दूसरा है कैथमेलस। ठीक है, तो बच्चे इनका एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन था हमारे पास स्कॉटलैंड के कोस्ट में। सो इन कोस्ट ऑफ रॉकी सी ऑफ स्कॉटलैंड, मतलब एरिया है जहां पे दो तरह के बार्निकल्स पाए जाते हैं, दैट इज बेलेनस, ठीक है, जो डोमिनेट करता था, और दूसरा है कैथेवैलस जो उससे सप्रेस होता था। ठीक है, तो डोमिनेटिंग बेलेनस विच इज अ बार्निकल जिसमें से डोमिनेटिंग था बेलेनस। ठीक है, तो बच्चे वो हमारे पास इस कोस्ट में और उसके इंटरटाइडल एरिया में डोमिनेट कर रहा था। ठीक है, तो बच्चे अब हमारे पास जैसे ही अगर ये बेलेनस हटा दिया जाए या हटा दिया गया, तो हमारे पास कॉनन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने क्या किया, बेलेनस को हटा दिया। तो बेलेनस को हटाने के बाद कैथेमेलस जो है उसकी स्पीशी जो है वो बढ़ने लग गई, उसने इन कोस्ट को, इन इंटरटाइडल एरियाज को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। तो डोमिनेटिंग बेलेनस
when removed by Collins, कॉलिन्स एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कॉर्नेल्स, तो कॉर्नेल्स एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिस दौरान वो ये स्पीशी का इंटरैक्शन स्टडी कर रहे थे। तो कॉर्नेल्स ने जब बालिनस को रिमूव किया, तो डोमिनेटिंग स्पीशी व्हेन रिमूव्ड बाय कॉर्नेल्स, तो कैथमेलस which is again a barnacle increases and dominates intertidal area. So इंटरटाइडल एरिया में खुद की डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर दिया। तो बच्चे इस तरीके से उसे क्या मिला, एक बेनिफिट मिला, कैथमेलस को बेनिफिट मिला, ठीक है। बेनिफिट के दौरान उसने क्या किया, रिप्रोडक्टिव फिटनेस एक्वायर की और वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है बढ़ा दी। तो इस तरीके से हमारे पास कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपटीशन क्यों जरूरी है, ताकि सबकी स्पीशी जो है वो इवनली प्रेजेंट रहे, इवनली ऑर्गेनिज्म जो है वो डोमिनेट या सप्रेस रहे, ताकि सब स्पीशी को एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। तो को एग्जिस्ट करने के लिए प्रिडेशन, कंपटीशन और म्यूचुअलिज्म जैसे चीजें जो है वो जरूरी है, जिसमें अगर बताया गया है कि इंट्रिंसिक रेट किसी का ज्यादा होता है, ठीक है। ऑब्वियसली एक स्पीशी जो है पर्टिकुलर टाइम पे खुद को एडजस्ट करती है, सुपीरियर बनाती है, सुपीरियर इसलिए बनाती है ताकि वो उस एरिया में एडजस्ट कर सके, तो वो उसका चेंज है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, तो वो रोका नहीं जा सकता, ठीक है। तो इंट्रिंसिक रेट अगर किसी का ज्यादा है तो वो अडेप्ट करता है अकॉर्डिंगली एनवायरमेंट पे। बट जो सप्रेस्ड है तो जरूरी नहीं है, जो लेस एक्टिव है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वैसा रहेगा, वो भी कंपटीशन में आगे सस्टेन करने के लिए, खुद को मेंटेन करने के लिए फेवरेबल चेंजेस लाता है। तो मतलब कंपटीशन में अगर कोई फिट है तो दूसरा भी खुद में चेंजेस लाने की कोशिश करता है टू मेंटेन themselves in a particular ecological system, ठीक है। अगर हम आर्टिफिशियली या नेचुरली किसी चीज को हटा रहे हैं तो दूसरी स्पीशी ऑटोमेटिकली डोमिनेट कर जाएगी, उसे बेनिफिट मिल जाएगा, चाहे नेचुरल सिलेक्शन का हो, चाहे जेनेटिक ड्रिफ्ट का हो, कोई भी फैक्टर जो है वो उसे बेनिफिट दे सकता है। तो कैथमेलस के केस में एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसा फेवरेबल एस्पेक्ट मिला, ठीक है। हमने क्या किया, ब्रॉड लेवल पे बैलेंस को हटा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से फेवर में कौन आ गया, कैथमेलस, कंपटीशन हट गया और उसने खुद को डोमिनेट कर लिया, ठीक है। लेकिन एक चीज है, पॉपुलेशन इंटरैक्शन और कंपटीशन के दौरान गॉस ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कहा कि कोई भी ऐसा केस नहीं है, कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि दो स्पीशी जो इक्वली डोमिनेटिंग हो, जो कॉम्पीट कर रही है, क्लोजली रिलेटेड है, एक सेम रिसोर्स के लिए लड़ रही है, तो वो स्पीशी आपस में कभी भी को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो बच्चे, गॉस एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन दैट two species in a competition or two closely related species, क्लोजली रिलेटेड स्पीशी के एस्पेक्ट से वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि दोनों बराबर है इन टर्म्स ऑफ द इंट्रिंसिक रेट, नियरली बराबर है, ठीक है। तो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशी कांट कोएग्जिस्ट इन अ कॉम्पिटिशन, अगर उनके बीच में कॉम्पिटिशन है तो वो कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जिसमें इंफीरियर वन जो होगा वो हमेशा खत्म हो जाता, तो इंफीरियर वन ऑलवेज गेट्स डिस्ट्रॉयड। और उन्होंने कहा ये चीज तब होती है जब वो सेम रिसोर्स के लिए लड़ रहे हैं, अगर रिसोर्स ही अलग अलग है तो कोई एस्पेक्ट ही नहीं बनता इस पॉइंट का। उन्होंने कहा था कि दो चीजें जो कोई एग्जिस्ट कर रही है और कंपटीशन में है और क्लोजली रिलेटेड स्पीशी है, यानी कि उनका इंट्रिंसिक रेट नियरली बराबर का है,
अगर वो किसी एक रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर रही है तो वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक को ड्रास्टिक हार्म होगा जिसकी वजह से वो इंफीरियर स्पीशीज जो है, जो कंपटीशन वाइज इंफीरियर रही, वो खत्म हो जाएगी बेटा। गॉस का कहना ये था। लेकिन बच्चे हमारे पास इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन तो नेचर में बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चे अब हम अगर देखें तो कितने सारे कंपटीशन है, उसमें से अगर हर दो स्पीशी के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो लेट्स से अगर हमारे पास 1 लाख स्पीशी है, 1 लाख स्पीशी है, तो 1 लाख स्पीशी में अगर कंपटीशन हो रहा है आपस में किसी दो स्पीशी के बीच में, तो लास्ट में क्या रह जाएगा, 50,000 स्पीशी रह जाएंगे। तो गॉस के एक्सपेरिमेंट के दौरान हम अगर उनका एस्पेक्ट माने, उनका व्यू माने, तो हमारे पास ये 50,000 स्पीशी ही रह जानी चाहिए अल्टीमेटली, है ना। तो ये चीज जो है वो जस्टिफाइड थी, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म हर दूसरे से किसी ना किसी रिसोर्स के लिए compete कर रहा होता है, ठीक है। तो जिसके बाद ये बताया गया कि गॉस का ये जो एस्पेक्ट है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो सही नहीं है, क्योंकि नेचर ने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में साथ में एग्जिस्ट करने के लिए कुछ नेचर में मॉडिफिकेशन लाई है, अपने हैबिट्स जो है वो चेंज कर ली। यानी कि उन्होंने सोचा कि इस तरीके से खुद के नेचर को चेंज किया जाए कि रिसोर्स जो है हम बराबर बराबर बांट पाए, रिसोर्स सबको बराबर बराबर मिले, और इसके लिए उन्होंने अपना हैबिट्स और नेचर चेंज किया, मतलब एक तरह से एडजस्टिंग नेचर बनाया। क्योंकि एक ह्यूमन जो है वो घर पे एडजस्ट करता है, ऑफिस में एडजस्ट करता है, वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म नेचर में एडजस्ट करता है अपनी को स्पीशीज के साथ। तो बच्चे गॉस एक्सपेरिमेंट इसीलिए गलत माना गया, उसे बहुत ज्यादा फेवर नहीं किया गया, ठीक है। तो बताते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से किस तरीके से गलत है ये। सो बच्चे इस एक्सपेरिमेंट और इस व्यू को डिसअप्रूव करने के लिए मैक ऑर्थर ने बताया कि हमारे पास एक सिंगल ट्री में has 5 species of warblers. Warblers जो कि को एग्जिस्ट करती है, मतलब एक ही ट्री पे 5 स्पीशी ऑफ वार्बलर्स जो है वो को एग्जिस्ट करती है। उनका खाना जो है वो सेम है, उनकी हैबिट सेम है, और बच्चे उनकी सब आदतें नियरली सेम है, इसीलिए वो नियरली सेम हैबिटेट में पाए जा रहे हैं। मतलब एक ही ट्री के ऊपर बहुत सारी स्पीशी, नियरली 5 स्पीशी को एग्जिस्ट कर रही है वार्बलर्स की। तो बच्चे मैक ऑर्थर ने बताया कि ये स्पीशी को एग्जिस्ट इसीलिए कर पाती है क्योंकि इन्होंने सबने थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट किया, इन्होंने अपने खाने पीने का टाइम जो है वो चेंज कर दिया। फॉरेजिंग हैबिट्स यानी कि खाने का टाइम, ठीक है, खाने का टाइम, वॉन्डरिंग का टाइम, और बच्चे फीडिंग हैबिट्स को चेंज कर दी, ठीक है। वो किस पार्ट पे फीड करेंगे, कब फीड करेंगे, वो सब चेंज किया, सबने डिफरेंट कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से सेम टाइम पे वो एक पर्टिकुलर टारगेट को फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो फॉरेजिंग हैबिट्स एंड बिहेवियरल चेंजेस, और अपने उन्होंने स्लीपिंग वेकिंग हैबिट्स जो है वो चेंज कर, ठीक है, ताकि इंटरफेरेंस कम हो जाए, दो स्पीशीज का आपस में इंटरफेरेंस जो है वो कम रहे। तो इस चीज को बच्चे गॉस एक्सपेरिमेंट जो है, इस चीज से गॉस एक्सपेरिमेंट जो है एक तरह से डिसअप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे ये है कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म और कंपटीशन जो है अल्टीमेटली हुआ कंप्लीट। अब बच्चे इसके बाद मैं बात करूंगी पैरासिटिज्म की। पैरासिटिज्म जो है वो बहुत ही फेमिलियर एस्पेक्ट रहता है, बहुत फेमिलियर इसीलिए बच्चे क्योंकि अगर हम बात करें पैरासाइट्स के बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ गए,
चाहे कस्क्यूटा हो चाहे हेलमिंथ्स हो। तो बच्चे नेक्स्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन है पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म में वन इज बेनिफिटेड and called as parasite, and other is always harmed. दूसरा जो है उसे हार्म होगा एंड उसे कहा जाता है होस्ट। ठीक है, उसे होस्ट कहा जाता है। तो बच्चे पैरासिटिज्म के दौरान जरूरी है कि पैरासाइट खुद को अडेप्ट करे, क्योंकि पैरासाइट जो है इट कैन रिसाइड inside or outside the host। तो होस्ट बॉडी के अंदर या फिर होस्ट बॉडी के बाहर वो रिसाइड करता है, रहता है, जिसके लिए उसको खुद की कुछ एडेप्टेशंस करनी पड़ती है। तो पैरासाइट सो मस्ट शो सम एडेप्टेशंस। स्पेशली वो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर रहते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारी चीजें जो है वो फेस करनी पड़ती है, लाइक इम्यून सिस्टम और डाइजेस्टिव जूसेस और बहुत सारे इम्यून फैक्टर्स जो इनेट इम्यूनिटी का भी हिस्सा है। तो पैरासाइट को ये सारी चीजें जो है वो फेस करनी पड़ती है। बैक्टीरिया इज अ पैरासाइट जो हमें डिजीज कॉज करता है। हेलमिंथ इज अ पैरासाइट, है ना। हेलमिंथ तो हमने पढ़ा ही है कि वो पैरासिटिक नेचर के ही होते हैं मोस्टली। तो बच्चे वो पैरासाइट्स हैं। तो बच्चे पैरासाइट्स जो है जब वो बॉडी में जाते हैं वो क्यूटिकल लाइनिंग जैसी चीजें और अपने एंटीजेनिक अरेंजमेंट को या फिर पेप्टिडोग्लाइकन जैसी सेल वॉल बना के खुद को बचाने की कोशिश करते हैं ताकि वो डाइजेस्टिव जूसेस और अदर इम्यून रिस्पॉन्सेस से बच सके। और कुछ के केसेस में तो हुक्स और सक्कर्स भी होते हैं या मस्कुलर फेरिंग्स होता है ताकि न्यूट्रिशन को एक्वायर किया जा सके। ठीक है, तो उस चीज की अगर हम बात करें, उस पर्टिकुलर केस में हमने हेलमिंथ्स में हुक्स और सर्कल्स की बात की है, क्यूटिकल की बात की है, और तीसरा बात की है उनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी की, कि वो बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं जो कि उनको बॉडी के अंदर सस्टेन करने में हेल्प करता है। तो ये 3 मॉडिफिकेशंस मेन है, इसे मेंशन कर। पैरासिटिक मॉडिफिकेशंस, सबसे पहला रेजिस्टेंट लाइनिंग ओवर बॉडी, अपनी बॉडी के ऊपर वो रेजिस्टेंट लाइनिंग बनाते हैं ताकि वो डाइजेस्टिव जूसेस से बच सके। हुक्स और सकर्स जो कि इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है प्लेटीहेलमिंथ्स की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है ये, इनको बॉडी से फ्लश आउट होने से बचाते हैं ताकि वो बॉडी में जो वॉल्स होती हैं, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन है और अदर एरियाज है, वहां पे वो क्लिंग कर सके, बाइंड कर सके ताकि उन्हें कोई निकाल ना सके। ठीक है, और थर्ड है लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ये बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। और बच्चे इतना ही नहीं, इनमें कॉम्प्लेक्स लार्वास होते हैं जो कि इनको अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे लार्वा का कुछ पार्ट बाहर कंप्लीट हुआ, फिर किसी दूसरे होस्ट में, फिर किसी तीसरे होस्ट में, तो ये मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स में सस्टेन करते हैं, उनको इन्फेक्शन कॉज करते हैं इस तरीके से, और साथ ही साथ में लाइफ साइकिल का पूरा हिस्सा एक ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट नहीं करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें एक बेनिफिट मिलता है, वो ये कि कुछ हिस्सा वो लाइफ का एक ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके बाद वो काफी सारी चीजों को अडेप्ट करने के बाद और सेकेंड होस्ट और नेक्स्ट होस्ट जो कि उनका मेन होस्ट होता है या फिर प्राइमरी होस्ट होगा, वहां पे रहने के लिए खुद को तैयार करते हैं पहले होस्ट में, फिर दूसरे होस्ट में जाकर उसे इन्फेक्शन कॉज करेंगे, पूरा अडेप्ट होकर। ऐसा नहीं है कि बॉडी में पहले एंटर किया उसके बाद अडेप्टेशन भी नहीं हुई है तो इम्यून सिस्टम को खत्म कर देगा। तो पहले खुद को काफी हद तक अडेप्ट करके आ जाए,
ठीक है, मोस्टली पैरासाइट्स जो डाइजेनेटिक होते हैं, जिनके 2 होस्ट होते हैं। तो लाइफ साइकिल मल्टीपल लार्वास होने की वजह से उनको बेनिफिट यही मिलता है कि वो अलग अलग जगह अपना लाइफ साइकिल पूरा करेंगे और पूरा अडेप्ट होकर, मैच्योर होकर, प्रिपेयर होकर होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनसे बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी आने की वजह से। ठीक है, अगर हम बात करें मलेरिया की, मलेरिया अपना सेक्सुअल लाइफ साइकिल किससे कंप्लीट कर रहा था? प्लाज्मोडियम मतलब किसने? फीमेल एनोफिलिस से, और बाकी सेकेंडरी होस्ट कौन था? ह्यूमन। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से उसने क्या किया, ट्रांसमिशन का एक अपना प्रोसेस भी एनहांस किया कि वो ट्रांसमिशन उसका ज्यादा से ज्यादा हुआ। ठीक है, और दूसरा खुद को प्रिपेयर करने के बाद एक पर्टिकुलर साइट में एंटर करने के लिए खुद को मॉडिफाई करके आया वो, ताकि स्पोरोसॉइड डायरेक्टली लीवर सेल्स को हार्म करे, डायरेक्टली एक बड़े टारगेट को हार्म करे। ठीक है, तो इस तरीके से इंटर्न एंडोपैरासाइट्स की मॉडिफिकेशन होती है। एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हेलमिन्थ्स। बाकी बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक्टोपैरासाइट्स भी हैं। एक्टोपैरासाइट्स लाइक टिक्स। टिक्स जो है डॉग्स को हार्म करती हैं। लीच, लीच एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट जो कि एक एनालिडा है। उसके बाद मॉस्किटो खुद एक पैरासाइट है जो ब्लड पे फीड करता है, कर तो हमारा नुकसान ही रहा है, ऊपर से डिजीज ट्रांसमिट करता है वो अलग। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास पैरासाइट रहेगा, और पैरासाइट किसी भी तरीके से बच्चे यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो बच्चे एंडोपैरासाइट में हमने मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस की बात की। एक्टोपैरासाइट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट उनकी मॉडिफिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती क्योंकि वो नेचर में ही रहते हैं, नेचर के कॉन्टैक्ट में। लेकिन बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पैरासिटिज्म की, जिसे ब्रूड पैरासिटिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एग्स ले करता है, lays eggs in nest of other organism। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है उस एग की केयर करेगा अपना एग समझ के। ठीक है, अपना यंग वन समझ के उसकी केयर करेगा। ऑर्गेनिज्म जब ग्रोथ लेगा तो इस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइड और अडेप्टेड होगा कि उसके यंग वन से मैच करे। तो बच्चे हमारे पास अब उसकी केयर करेगा, अल्टीमेटली न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अपने यंग वन को न्यूट्रिशन कम मिलेगा उससे भी शेयर करना पड़ेगा। तो बच्चे ये सारा चीजें जो है अल्टीमेटली न्यूट्रिशन शेयर और केयर करने के बाद अल्टीमेटली वो यंग वन जो है उस पर्टिकुलर स्पीशीज से बिलोंग नहीं करता होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो गया, स्पेस का भी और रिसोर्सेस का भी। तो बच्चे एग्जाम्पल है हमारे पास क्रो एंड कोयल। क्रो जो है वो अपना एग जो है वो कोयल के नेस्ट में लेकर लेता है, अल्टीमेटली फीडिंग और केयर के बाद, क्योंकि वो दोनों रिजेंबल करते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली अगर बात करें तो इस तरीके से कोयल को नुकसान हो जाता है। ठीक है, वो एग को रिजेक्ट नहीं कर पाती है क्योंकि वो एग जो है वो रिजेंबल करेगा, ऑर्गेनिज्म को रिजेक्ट नहीं कर पाती है क्योंकि ऑर्गेनिज्म रिजेंबल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अल्टीमेटली वो ऑर्गेनिज्म डेवलप होकर नेस्ट को लीव कर देगा। ठीक है, जो उसका होता भी नहीं है। तो ये है पैरासिटिज्म।